हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, ज्यादातर चीजें जो हम खरीदते हैं, जो हम इस्तेमाल करते हैं, वो समुद्र के रास्ते से दुनिया भर में पहुंचाई जाती हैं। लेकिन ये शिपिंग कंटेनर्स जो हैं, ये सिर्फ सामान ही एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक नहीं लेकर जाते हैं, ये पावर को भी लेकर जाते हैं। और चाइना इस गेम में पूरी तरीके से शामिल है। इसी वजह से चाइना दुनिया के हर कोने में पोर्ट्स में हैवी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। शायद हर कंट्री के आसपास जो भी बड़ा पोर्ट डेवलप हो रहा है, उसमें चाइना का स्टेक जरूर होगा। लेकिन उनका प्लान सिर्फ ट्रेड तक सीमित नहीं है। यह कहानी है चाइना के प्रोमिसेस की, चाइना के बड़े एम्बिशंस की और एक प्लान की जो समुद्र के रास्ते दुनिया को डोमिनेट करना चाहता है। यह कहानी है चाइना वर्सेस यूएसए की। एक तरफ चाइना जहां ग्लोबल पोर्ट्स बना रहा है, वहीं अमेरिका जिसके पास पहले से ही दुनिया भर के अंदर मिलिट्री बेसिस मौजूद है। और ये दोनों मिलकर, या खास तौर पर चाइना, एक नए वर्ल्ड ऑर्डर को बनाने की कोशिश कर रहा है। तो आइए समझते हैं इस वीडियो के अंदर इस सारे इशू को। पर उससे पहले, चैनल का नाम है दिया ये सब, मेरा नाम है राही मेहता। अभी सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि आप ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहिए। तो दोस्तों, दुनिया के ओशियंस सिर्फ ट्रेड के लिए ही नहीं, अब जियोपॉलिटिक्स के लिए भी एक बैटलफील्ड बन चुके हैं। चाइना अपने ग्लोबल पोर्ट के नेटवर्क के थ्रू साइलेंटली, चुपचाप, शांति से एक नए वर्ल्ड ऑर्डर को बनाने की कोशिश कर रहा है। वहीं अमेरिका के पास अपने 800 प्लस मिलिट्री बेसिस मौजूद हैं, जिनका इस्तेमाल वो दशकों से कर रहा है। और दशकों से ही दुनिया के पावर डायनामिक्स को अमेरिका कंट्रोल कर रहा है। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे चाइना की पोर्ट स्ट्रेटजी और यूएसए के मिलिट्री बेसिस के नेटवर्क का कंपैरिजन कैसे किया जा सकता है, चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का डीपर एनालिसिस और उसका रोल क्या है आज की जियोपॉलिटिक्स के अंदर, इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और मैरीटाइम सिक्योरिटी पर इसका क्या इंपैक्ट पड़ता है, एनवायरमेंटल और सोशियो इकोनॉमिक कंसर्न्स क्या क्या है पोर्ट कंस्ट्रक्शन के साथ जुड़े हुए, और सबसे इंपॉर्टेंट, इंडिया के लिए क्या लेसन हो सकते हैं इन सब चीजों से। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी इस वीडियो को। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं चाइना का ग्लोबल पोर्ट नेटवर्क। तो दोस्तों, चाइना के पोर्ट नेटवर्क को समझने के लिए हमको उसकी स्ट्रेटजी के 3 पिलर्स को समझना होगा। 3 पिलर्स के ऊपर हमको अपनी नजर दौड़ानी होगी। मैं रिपीट कर रहा हूं, चाइना के पोर्ट नेटवर्क को समझने के लिए हमें उसकी स्ट्रेटजी के 3 पिलर्स समझने होंगे। पहला पिलर जो है चाइना का, वो है स्ट्रेटेजिक चोक पॉइंट्स को कंट्रोल करना। यानी कि ऐसे इलाकों को कंट्रोल करना जहां से ट्रेड बहुत ही इफेक्टिवली चलती है, जहां से दुनिया भर की शिपिंग लेन्स क्रॉस करती हैं, जहां से तेल या फिर सामान जो है वो एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाया जाता है, उन्हें ही हम स्ट्रेटेजिक चोक पॉइंट्स कहते हैं। अगर उनको रोक दिया जाए तो दुनिया के ट्रेड को, दुनिया की ऑयल ट्रेड को या गुड्स ट्रेड को रोका जा सकता है। जैसे कि अगर हम बात करें ग्वादर पोर्ट की, हम्बनटोटा पोर्ट की, डिजिबूती जैसे लोकेशंस, इन सभी इलाकों पर चाइना इन्वेस्टमेंट कर रहा है। और इससे क्या होता है, जरूरत पड़ने पर चाइना इन इलाकों से होने वाली ट्रेड को फ्यूचर में रोकने की कोशिश कर सकता है, या फिर एक निगरानी बनाए रख सकता है चाइना फ्यूचर में। और अपने इंटरेस्ट को फेवर करने के लिए इन स्ट्रेटेजिक चोक पॉइंट्स को कंट्रोल में रखना चाइना के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। यह चाइना की इस पूरी स्ट्रेटजी का, ग्लोबल पोर्ट नेटवर्क की स्ट्रेटजी का पहला इंपॉर्टेंट पिलर है। दूसरा इंपॉर्टेंट पिलर है डुअल यूज इंफ्रास्ट्रक्चर। अब ट्रेड और मिलिट्री ऑपरेशंस दोनों के लिए ही पोर्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है या किया जा सकता है। चाइना किसी भी कंट्री के पोर्ट को ट्रेड के लिए लेता है, पर फ्यूचर में धीरे धीरे चाइना वहां पर अपने मिलिट्री ऑपरेशंस को भी करना शुरू कर देता है। यह उसकी प्लानिंग का एक हिस्सा रहता है, जिसके चलते वो दुनिया भर में अपने इंफ्लुएंस को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तीसरा जो मेजर पिलर है चाइना की इस पूरी पॉलिसी का, वो है डेट ट्रैप डिप्लोमेसी। डेवलपिंग नेशंस को अट्रैक्ट करो, उनको लोन दो, उनको लोन ऑफर करो, खूब बड़ा लोन दे दो, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए उनकी मदद कर दो। और जब रीपेमेंट की बारी आती है तो ये डेवलपिंग नेशंस जो हैं वो रीपेमेंट नहीं कर पाती हैं, क्योंकि चाइना ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करता है या बहुत ही एक्सेसिव अमाउंट में पैसा खर्च करवा देता है। इतना पैसा उस इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए जरूरी नहीं था। बाद में जब वो कंट्री पैसा देने में सक्षम नहीं रहती है, तो चाइना धीरे धीरे उसके एसेट्स को कंट्रोल करना शुरू कर देता है। इसे डेट ट्रैप डिप्लोमेसी कहा जाता है। अगर मैं इसके रियल लाइफ एग्जांपल्स आपको दूं, तो श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट डेट ट्रैप की वजह से चाइना को 99 ईयर्स की लीज पर दे दिया गया। पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट मिडल ईस्ट ऑयल सप्लाईज का चोक पॉइंट कंट्रोल करता है। अब ये कंसर्न क्यों है? देखो, ये पोर्ट सिर्फ ट्रेड के लिए ही नहीं, फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट के लिए नेवल बेसिस भी बन सकते हैं। इंडियन ओशियन रीजन में सर्विलेंस कैपेबिलिटीज भी चाइना इनके थ्रू अपनी बढ़ा सकता है, और इंडिया के लिए एक बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है। अगर आप देखें तो देखो, जहां पर आपके ये इंपॉर्टेंट पोर्ट्स मौजूद है, अगर मैं आपको मैप में दिखाऊं, जैसे कि इस मैप में आप देखिए, ग्वादर पोर्ट इंडियन ओशन में मौजूद है।
हम्बन टोटा पोर्ट इंडियन ओशन में मौजूद है। अभी तो ये किस लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं? ट्रेड के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं, बट डुअल यूज कंसर्न है। फ्यूचर में इनको नेवी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसके थ्रू इंडियन ओशियन रीजन में चाइना अपनी सर्विलेंस कैपेबिलिटीज को बढ़ा रहा है। अब इंडिया के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि इंडियन ओशियन रीजन के अंदर चाइना अपना दखल बढ़ाए। तो ये पहला सेक्शन था। दूसरी अगर हम बात करें तो यूएसए के ग्लोबल मिलिट्री बेसिस से कैसे इसका कंपैरिजन किया जा सकता है। अगर हम देखें तो पूरी दुनिया के अंदर यूएसए के जो मिलिट्री बेसिस है वो मौजूद है। यूएसए के मिलिट्री बेसिस का नेटवर्क ही अलग है, उसका पर्पस ही अलग है। जैसे कि डिफेंस अलायंसेस बनाने के लिए अमेरिका इन पोर्ट्स को अपने कंट्रोल में लेता है, यहां पर बेसिस बनाता है, जैसे कि नेटो, सीएटो जैसे पैक्ट्स के थ्रू बेस एस्टेब्लिश किए जाते हैं। 800 से ज्यादा बेसिस अमेरिका के पास है, 70 से ज्यादा देशों के अंदर ये मौजूद है। जर्मनी, जापान, साउथ कोरिया, मिडिल ईस्ट, हर जगह अमेरिका मौजूद है। अब इससे होता क्या है, अमेरिका अपनी ट्रेड सिक्योरिटी मेंटेन करने की कोशिश करता है, शिपिंग लेन्स और चोक पॉइंट्स को सिक्योर करने की कोशिश करता है, जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हो गया या मलक्का स्ट्रेट हो गया। तो अमेरिका का जो पर्पस है वो अलग है। अगर इसे मैं कंपैरिजन करूं चाइना के साथ, तो यूएसए का अप्रोच ट्रेडिशनल मिलिट्री माइट पे तुला हुआ है, जबकि चाइना का हाइब्रिड अप्रोच है। पहले ट्रेड करो, फिर मिलिट्री करो, फिर ट्रेड करो, फिर मिलिट्री करो, इन सब का मिक्सचर चाइना इस्तेमाल करता है। यूएसए के बेसिस ज्यादा ट्रांसपेरेंट हैं, अलायंसेस के फ्रेमवर्क में काम करते हैं। आपको पता है कि उस अलायंस में और कौन कौन सी कंट्री शामिल है और उसका बेस क्या है, उसका एक संविधान भी लिखा जाता है या एक चार्टर भी लिखा जाता है, जिसके थ्रू बेस एस्टेब्लिश किया जाता है। जबकि चाइना के पोर्ट्स जो है वो स्ट्रेटेजिक लेवरेज और इंफ्लुएंस के लिए यूज किए जाते हैं और पैसे के इस्तेमाल से इनको बनाया जाता है। अब अगर हम बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की बात करें, तो चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है वो ट्रेड रूट्स को कनेक्ट करता है, लैंड और मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू कनेक्ट करता है, एशिया, यूरोप और अफ्रीका को इंटरकनेक्टेड नेटवर्क को बनाने की ये कोशिश करता है। और दो मेन कंपोनेंट्स है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के, एक लैंड रूट है और दूसरा आपका मैरीटाइम रूट है। लैंड रूट जो है वो चाइना से होते हुए सेंट्रल एशिया तक जाता है, फिर यूरोप तक जाता है और इसको इकोनॉमिक बेल्ट भी कहा जाता है। जो मैरीटाइम सिल्क रोड है वो कोस्टल नेशंस के थ्रू पोर्ट्स और ट्रेड रूट्स को डेवलप करने का काम करता है। अब अगर आप इस मैप में देखो तो चाइना से होते हुए पहले साउथ ईस्ट एशिया को कनेक्ट किया जाएगा मैरीटाइम रूट से, फिर ये इंडियन ओशन से होते हुए ग्वादर तक आएगा, ग्वादर से ये आपके मिडिल ईस्ट तक जाएगा, मिडिल ईस्ट से ये यूरोप तक जाएगा और अफ्रीका तक जाएगा। ये चाइना का मैरीटाइम सिल्क रोड है। और दूसरा जो चाइना का लैंड रूट है वो चाइना के थ्रू होता हुआ डायरेक्ट कहां जा रहा है? सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया से डायरेक्ट जा रहा है यूरोप। अब ये जियोपॉलिटिकल इंप्लीकेशन कैसे क्रिएट करता है इसको भी समझ लेते हैं। चाइना डेवलपिंग नेशंस को, जैसे मैंने पहले आपको बताया, डेट ट्रैप देता है, डेट ट्रैप में उनको फंसा लेता है। पर इसके थ्रू चाइना करना क्या चाह रहा है? चाइना वेस्टर्न कंट्रीज की डोमिनेशन को चैलेंज करने की कोशिश कर रहा है, स्पेशली इंडियन ओशियन रीजन में, अफ्रीका में और सेंट्रल एशिया में। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू पोर्ट्स जैसे कि डिजिबूती या कोलंबो डायरेक्टली इंडिया और यूएसए के इंटरेस्ट से हटकर चाइना के इंटरेस्ट को अलाइन करने की कोशिश की जा रही है। यहीं से चाइना जो है वो वर्ल्ड ट्रेड और वर्ल्ड डिप्लोमेसी के अंदर अपनी इंपॉर्टेंस को और ज्यादा बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। अब इसका इंपैक्ट क्या पड़ता है इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के ऊपर, इंडिया की मैरीटाइम सिक्योरिटी के ऊपर? तो इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी में एम है साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, हम जानते हैं, इनके साथ ट्रेड और सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करना ही एक्ट ईस्ट पॉलिसी का मेन मुद्दा है। लेकिन चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी इंडिया के लिए एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बन चुका है। अब क्या चैलेंजेस है इंडिया के लिए? पहला है एनसर्कलमेंट, ग्वादर पोर्ट, हम्बनटोटा पोर्ट, या फिर जो आपका म्यांमार के अंदर पोर्ट है क्याकपाऊ पोर्ट, इन सब के थ्रू चाइना जो है वो इंडिया को सराउंड करने की कोशिश कर रहा है। इसको भी हम एक मैप के थ्रू समझते हैं। यह है चाइना का सारा आपका स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी के इंडिया के पास जितने भी इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं, उन सबको अपने कंट्रोल में ले लो, उन सब के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा लो, ताकि इंडिया को एनसर्कल किया जा सके, इंडिया को घेरा जा सके, और फ्यूचर में अगर कोई कंफ्लिक्ट होता है तो डायरेक्ट इंडिया के ऊपर अटैक करने के लिए चाइना के पास काफी ज्यादा स्टेशंस मौजूद हों। अब ऐसे में एक और इंपैक्ट इसका, या एक चैलेंज इंडिया के लिए इसका क्रिएट होता है, जो कि है छाबर पोर्ट का डिले हो जाना। ईरान के छाबर पोर्ट का स्ट्रेटेजिक पोटेंशियल चाइना के ग्वादर पोर्ट को शैडो में डालता है, बट अभी तक ये छाबर पोर्ट का प्रोजेक्ट ईरान वाला इंडिया पूरा नहीं कर पाया है। ये हमारे लिए एक और भी ज्यादा चैलेंज की बात बन जाती है। तीसरा मेजर थ्रेट बन जाता है, जो हमने पहले डिस्कस किया, सर्विलेंस थ्रेट। हम्बनटोटा, डिजिबूती जैसे पोर्ट पर चाइना अपनी नेवल सर्विलेंस को इस्तेमाल करता है या उसको इस्तेमाल करने की प्लानिंग कर रहा है, जिसके थ्रू इंडिया एक खतरे के निशान पर आ गया है। हम नहीं चाहते चाइना हमारे आसपास के देशों के अंदर अपनी प्रेजेंस को बढ़ाए और हमारे ऊपर निगरानी रखने की कोशिश करे। अब इंडिया की काउंटर स्ट्रेटेजी इसमें क्या है, हमको यह भी पता
होनी चाहिए। सिर्फ ऐसा तो नहीं है कि चाइना ही सब कुछ किया जा रहा है और भारत जो है वो चुपचाप बैठा है। इंडो पैसिफिक अलायंसेस में भारत शामिल हो चुका है, जैसे कि क्वेड में कौन कौन देश हैं आप जानते हैं, अमेरिका है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है। इन मैरीटाइम पार्टनरशिप के थ्रू इंडिया अपनी पोजीशन को स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रहा है। इसके साथ साथ इंडिया अपनी नेवी की प्रेजेंस को बढ़ाने और रीजनल प्लेयर्स के साथ स्ट्रॉन्गर टाइज डेवलप करने की भी कोशिश कर रहा है। हम बिम्स्टेक नेशंस के साथ अच्छे रिलेशन डेवलप करना चाहते हैं। हम अपने आसपास इंडियन ओशन रीजन के अंदर जितनी भी कंट्रीज हैं उन सब के साथ अच्छे डिप्लोमेटिक टाइज मौजूद कर रहे हैं, बना रहे हैं, और हम चाहते हैं कि और भी कंट्रीज हमारे इस कंसर्न को समझें और हमारे साथ जुड़े। अब सिर्फ यहां तक नहीं, एनवायरमेंटल एंड सोशल कंसर्न्स भी तो जुड़े हुए हैं पोर्ट कंस्ट्रक्शन के साथ। डेवलपिंग नेशंस के कोस्ट जो है, यहां पर लार्ज स्केल पोर्ट कंस्ट्रक्शन होने से एनवायरमेंटल कंसर्न्स इमर्ज होते हैं, सोशल इंपैक्ट्स भी इससे इमर्ज होते हैं। मेरीन इकोसिस्टम जो है वो डिस्ट्रॉय होता है पोर्ट्स की कंस्ट्रक्शन के कारण, उसकी ऑपरेशन के कारण कोरल रीफ्स को नुकसान होता है, मेरीन लाइफ को डैमेज होता है। इसके साथ साथ कोस्टल इरोजन, लार्ज स्केल ड्रेजिंग आपको करनी पड़ती है, नेचुरल कोस्ट लाइन को खत्म आपको करना पड़ता है, उसको डिस्ट्रॉय आपको करना पड़ता है। फिर पोल्यूशन भी होता है। जितनी शिपिंग होगी, जितनी इंडस्ट्रियल ऑपरेशन होंगे पोर्ट्स के किनारे, ओशियंस के किनारे, उतनी ही लोकल कम्युनिटीज को पोल्यूशन का फेस करना पड़ेगा। और हम जानते हैं कि पोल्यूशन आज की डेट में एक बहुत ही बड़ा कंसर्न बन चुका है। अगर इसकी केस स्टडी की हम बात करें तो कीनिया का एक पोर्ट है जिसका नाम है लामू पोर्ट, वो बीआरआई का पार्ट है। लेकिन बीआरआई के पार्ट होने के बाद जब वहां पर पोर्ट कंस्ट्रक्शन की गई तो वहां पर मैंग्रोव्स को बहुत ज्यादा डैमेज हुआ और वहां की फिशरी इंडस्ट्री के लिए भी वो एक बहुत बड़ा डिजास्टर बन गया। सिमिलरली जब श्रीलंका के अंदर हम्बनटोटा पोर्ट बना तब वहां पर चाइना ने जाकर मैंग्रोव फॉरेस्ट को बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय किया और उससे वहां के लोकल फिशरमैन का जो लिवलीहुड था वो भी अफेक्ट हुआ। अब अगर हम बात करें चाइना की पोर्ट स्ट्रेटजी एंड जो अमेरिका की बेस स्ट्रेटजी है, मिलिट्री बेस स्ट्रेटजी, उसमें कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। पहले बात करते हैं चाइना की स्ट्रेंथ कौन कौन सी है। सबसे पहले चाइना की स्ट्रेंथ में आएगा चाइना का इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस। चाइना अपने इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस के थ्रू अपने लॉन्ग टर्म कंट्रोल एस्टेब्लिश कर रहा है। डेवलपिंग नेशंस की डिपेंडेंसी बढ़ाई जा रही है, जो जियोपॉलिटिकल एवरेज प्रोवाइड करता है चाइना को। वहीं अमेरिका की स्ट्रेंथ क्या है? अमेरिका की जो एस्टेब्लिश अलायंसेज है, मिलिट्री डोमिनेंस है, उनके थ्रू शॉर्ट टर्म कंफ्लिक्ट को अमेरिका कंट्रोल कर लेता है। ट्रांसपेरेंसी मौजूद है अमेरिका के पास। अलायंसेज जो है वो अमेरिका के साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट के थ्रू जुड़ी हुई हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में चाइना का ये हाइब्रिड स्ट्रेटजी ज्यादा सस्टेनेबल हमको लगती है, क्योंकि ट्रेड और मिलिट्री दोनों ही एक साथ ग्रो कर रही हैं और किसी भी कंट्री को ये दोनों ही चीजें चाहिए। अब फाइनल अगर हम बात करें कि भारत को क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले भारत को अपनी मैरीटाइम अलायंसेज को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। इंडो पैसिफिक कंट्रीज के साथ अपनी पार्टनरशिप को और भी ज्यादा मजबूत करना चाहिए। छाबा पोर्ट को जल्द से जल्द डेवलप करना चाहिए। इकोलॉजिकल मॉडल प्रमोट करना चाहिए। डेवलपिंग नेशंस को डेट फ्री और एनवायरनमेंट सस्टेनेबल अल्टरनेटिव प्रोवाइड भारत को करने चाहिए। इंडियन नेवी मॉडर्नाइज हमको करनी चाहिए। सर्वेलेंस और डिफेंस कैपेबिलिटीज को हमको बूस्ट करने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का एनालिसिस, चाइना वर्सेस यूएसए प्लस इंडिया के कंसर्न्स जो चाइना की पोर्ट डेवलपमेंट के साथ जुड़े हुए हैं। आप क्या सोचते हैं, क्या चाइना की स्ट्रेटेजी ज्यादा इफेक्टिव है या यूएसए की ट्रेडिशनल बेस की जो स्ट्रेटेजी है वो ज्यादा इफेक्टिव है? इंडिया के लिए आगे क्या रास्ता होना चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपने ऑप्शन जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलती है अगले वीडियो में अगले एक नए जियोपॉलिटिक्स के टॉपिक्स के साथ। तो तब तक जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में।